ये पाना आए कौन है? ये सतना दिए थे ना मुस्तफा अली एंड नजफ अली। तहसीन रजा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सामने देख तुम्हारी बेटा तुमने जो है वो अपना असाइनमेंट चेक कराया उनका? यो सर हमने चेक करवा दिए थे। ठीक है अच्छा ठीक है मुस्तफा अली, कल तुम सबसे पहले आए थे, ठीक है। सो नजफ अली, तहसीन रजा और मुस्तफा अली, बेटा तीनों बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। मुस्तफा अली मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल रेडी होके बैठा हुआ है कि आज सारा जो है पूरा चैप्टर आज मैं पढ़ लूँगा। ओके, सो कल लास्ट क्लास के अंदर, कल तो नहीं लास्ट क्लास के अंदर हम जो काम कर रहे थे उसके अंदर यहाँ तक काम जो है वो हमने किया था कि प्लाज्मा को हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया था। इससे रिलेटेड जो एक और सवाल मेरे पास मौजूद है उसको हम सॉल्व करेंगे आज। ओके, सो ये हमारा वर्कशीट थी, सबको क्लियर है, नजर आ रही है सबको बिल्कुल क्लियर? बेटा रजा सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉपी लेकर आनी है, कॉपी करेक्शन के लिए जो हमारा चैप्टर 4 का असाइनमेंट्स थे उसको चेक करवाना है। ओके, सो मैं अपना काम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो मैंने आंसर करवा दिया था कि फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा क्या होती है, तो उसको मैं दोबारा से जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ कि फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। 3 स्टेट हम जो है वो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। फोर्थ स्टेट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और अगर इसकी एग्जांपल देखें तो प्लाज्मा एग्जिस्ट इन द सन एंड स्टार। इसकी जो एप्लीकेशन या जो एग्जांपल है इट इज सन एंड स्टार। सन और स्टार जिस चीज से मिलके बने हुए उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को अगर हम डिफाइन करें तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड हम इसको ये भी कह सकते हैं द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, दिस आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। और इसमें होता क्या है कि जब हम गैस को हीट करते हैं तो हीट करने से गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक करके निकलते जाते हैं। एक एक करके जब निकलते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आता है कि जब हमारे पास उस गैस के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बच जाते हैं और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। दिस मिक्सचर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बेयर न्यूक्लियस plus fast moving electrons, इस पूरा बेयर न्यूक्लियस और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा मिक्सचर है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमें बताना है कि व्हाई प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मैटर। अब मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो आयरन को लें तो आयरन जो है वो कंडक्टर है, और अगर हम रबर को लें तो रबर जो है वो इंसुलेटर है। रबर जो है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि अगर हम आयरन को देखें तो आयरन जो है वो मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट है, तो उसमें से आसानी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सो मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट का मतलब समझ आ गया? इसका मतलब ये है कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसको हम कंडक्टिंग स्टेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो आयरन की मैंने एग्जांपल दी, कॉपर है कि जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, मेटल है, वो सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। सो यहाँ पे कहा है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज द मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मैटर।
क्यों है प्लाज्मा मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट, इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मेटल को लें, सो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हमें पता है। हमने रीजन भी पढ़ा था कि दे आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटल्स को हम कहते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम जो है वो सोडियम को देखें तो सोडियम के पास जो है वो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम के पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम प्लाज्मिक स्टेट को देखें, अब सोडियम के पास जो है वो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 11 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, बाकी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है। सिमिलरली कैल्शियम के अंदर जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, बाकी के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं है। जबकि अगर हम प्लाज्मा को देखें या प्लाज्मिक स्टेट को देखें, तो प्लाज्मिक स्टेट को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। प्लाज्मा के अंदर जो है वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये एटम है और इसके मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर इसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से शेल के अंदर बाउंड होते हैं। जबकि प्लाज्मा में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट से बिल्कुल निकल गए होते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं। इसी वजह से प्लाज्मा को हम कहते हैं कि दिस प्लाज्मा इज द मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मैटर। सो उसका रीजन एक सिंपल सा है कि प्लाज्मा जो है वो मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट है जस्ट बिकॉज प्लाज्मा हैज very large number of free electrons That's why this fourth state of matter is considered as the most conducting state of the matter. प्लाज्मा के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, उसके सारे ही इलेक्ट्रॉन असल में फ्री होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इट इज द मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, सो ये हमने जो है वो उसको सॉल्व कर लिया। देन हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। तो ये हमने प्रीवियस क्लास वाला जो लेक्चर था उसको मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करवाया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक के अंदर या जो हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था वो मैं दिखा देता हूँ कौन सा लेक्चर था हमारा। ओके, सो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 था, तो हम जो है वो फिलहाल लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं, और उस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक न्यू टर्म को दैट इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, और साथ साथ जो है वो हम कंपेयर करेंगे डेंसिटी को, कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या रिलेशन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेंसिटीज के दरमियान। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 किलोग्राम आयरन मौजूद है, और मेरे पास जो है वो 1 किलोग्राम कॉटन मौजूद है। कॉटन या वूल मौजूद है, इसको रुई की तरह का होता है, इसको कॉटन या वूल को जो है वो बिल्कुल रुई की तरह का जो सब्सटेंस होता है उसे हम कॉटन कहते हैं। सो अब मुझे ये बताओ, अब मुझे इस बात का आंसर करो कि 1 किलोग्राम आयरन और 1 किलोग्राम कॉटन में से कौन सा सब्सटेंस है, आयरन या कॉटन, इन दोनों में से कौन सा सब्सटेंस है जो ज्यादा हैवी होगा। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर मुझे रिप्लाई करो कि इन दोनों में कौन सा सब्सटेंस जो है वो ज्यादा हैवी होगा। सखावत कह रहा है, हसनैन, नजफ ये कह रहा है आयरन जो है वो ज्यादा हैवी होगा। ओके,
तहसीन रजा ने भी कहा है कि आयरन जो है वो ज्यादा हैवी होगा। बेटा मेरा सवाल दोबारा से समझ ले, मैंने ये पूछा है कि 1 किलोग्राम आयरन एंड 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन, 1 किलो मेरे पास आयरन है और 1 किलो मेरे पास कॉटन है, इन दोनों में से ज्यादा हैवी जो है वो कौन होगा? दोबारा से मैं चांस दे रहा हूं, दोबारा बेटा मुझे जवाब दे। एक किलोग्राम आयरन और 1 किलोग्राम कॉटन में ज्यादा हैवी सब्सटेंस जो है वो कौन है? आयरन है या कॉटन है? ओके, हसीब का भी आंसर आया है आयरन। अच्छा अब देखो, मैंने सवाल जो पूछा था वो ये पूछा कि आयरन का भी 1 किलोग्राम है, कॉटन का भी 1 किलोग्राम है। जब दोनों 1 किलोग्राम के हैं तो इन दोनों में से जो है वो हैवी या लाइटर कोई भी नहीं होगा। ये दोनों जो है वो हमें इक्वल वेट की लगेंगे, दोनों का जो वेट है वो इक्वल होगा, बिकॉज आयरन भी 1 किलोग्राम है और कॉटन भी 1 किलोग्राम है। जब दोनों का 1 किलोग्राम है तो दोनों में से कोई भी जो है वो हैवी या कोई भी जो है वो लाइट नहीं होगा। तहसीन का मेरे पास अब आंसर आया कि दोनों जो है वो सेम है। बिल्कुल सही कह रहे हो तहसीन। अब मुझे एक और जवाब दो। मैंने इसका आंसर दे दिया कि इन दोनों में से दोनों बराबर होंगे, कोई लाइट या कोई हैवी नहीं है। अब मुझे आंसर करो कि जब दोनों बराबर है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम आयरन रखा और 1 किलोग्राम जो है वो कॉटन रखा है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन से दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस होगा? बेटा जल्दी जल्दी मुझे चैट में जवाब दिया करें। 1 किलोग्राम आयरन और 1 किलोग्राम कॉटन ये दोनों जो है वो बराबर वेट के हैं। तहसीन रजा वेट दोनों का बराबर है, क्या फर्क होगा इसमें? नजफ का जवाब आया है, हसीब कह रहा है कि आयरन वो सॉफ्ट होगा और ये आयरन जो है वो हार्ड होगा। नजफ तुम्हारा आंसर थोड़ा करीब करीब है। नजफ कह रहा है कि कॉटन जो है वो फैला हुआ होगा, तादाद में ज्यादा होगा। बेटा तादाद ज्यादा नहीं होगी, मैं बताता हूँ एक्चुअली इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो होगा स्पेस का। 1 किलोग्राम आयरन सबने देखा होगा, फ्रूट वालों के पास या दुकान वालों के पास होता है, इतना सा होता है 1 किलोग्राम। वो वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं, इतना सा होता है उसकी स्पेस। 1 किलोग्राम आयरन जो है वो इतनी सी स्पेस के अंदर आ जाएगा। जबकि अगर मैं 1 किलोग्राम कॉटन ले लूंगा तो 1 किलोग्राम कॉटन जो है वो इतनी ज्यादा स्पेस घेर रहा होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आयरन के अंदर भी मौजूद है और सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कॉटन के भी मौजूद है, बट स्टिल इन दोनों में जो है वो वेट दोनों का बराबर होगा, बट आयरन जो है वो कम जगह घेरेगा और कॉटन जो है वो हमारी ज्यादा जगह घेर रहा होगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 1 किलोग्राम जो है वो ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने 10 किलोग्राम जो है वो वाटरमेलन ले लिए और मैंने 10 किलोग्राम जो है वो लेट सपोज ले लिए ग्रेप्स। अब सबको पता है वाटरमेलन क्या होता है और ग्रेप्स क्या होता है। दोनों के 10 किलोग्राम है, इसका मतलब है दोनों का मास बराबर होगा। तो अब दोनों में क्या फर्क होगा कि 10 किलोग्राम वाटरमेलन जो है वो ज्यादा जगह घेरेंगे, जबकि जो 10 किलोग्राम ग्रेप्स हैं वो कम जगह घेरेंगे। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखो ग्रेप्स के पार्टिकल छोटे होते हैं तो वो करीब करीब आ जाएंगे, इसलिए वो कम जगह घेरते हैं, जबकि वाटरमेलन का पार्टिकल बड़ा है तो वो ज्यादा जगह घेरेगा। वाटरमेलन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जबकि जो ग्रेप्स हैं वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आयरन की एग्जांपल दी थी और कॉटन की एग्जांपल दी थी, तो मैंने इन दोनों में कहा कि अगर इन दोनों का मास बराबर है, दोनों 1 किलोग्राम के हैं, तो ये जो है वो लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जबकि जो कॉटन है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो दोनों में स्पेस का, या फिर हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम। तो मैं अब इसको ऐसे कह सकता हूं कि आयरन का जो पार्टिकल्स है, आयरन के जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो टाइटली पैक्ड है,
एक दूसरे के करीब करीब है, इसलिए वो कम जगह के अंदर 1 किलोग्राम आयरन आसानी से आ जाएगा। जबकि अगर हम कॉटन को देखें तो कॉटन के मॉलिक्यूल्स, कॉटन के पार्टिकल्स जो है वो आयरन से बड़े होंगे, तो सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को जो है वो ज्यादा जगह चाहिए होगी उस 1 किलोग्राम सब्सटेंस के लिए। सो जो मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर था, इट इज स्पेस। तो इसी तरह से हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट या हैवी डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं डेंसिटी। सो डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उस टर्म को हम डेंसिटी कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, स्पेस और वॉल्यूम, सॉरी डेफिनेशन में रिकॉल कर दूं, मास occupied by a substance in a unit volume। तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन हो गई। इसी को जो है वो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कितना मास ऑक्यूपाई हो सकता है, इसी जो है वो हम डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह की एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बॉक्स मौजूद हैं सेम साइज के, एक ये बॉक्स है मेरे पास और इसी साइज का मेरे पास एक और बॉक्स भी मौजूद है। दोनों बॉक्स का जो साइज है वो सेम है, इसका जो वॉल्यूम है वो सेम है, सेम वॉल्यूम, और इसका भी जो वॉल्यूम है इट इज सेम वॉल्यूम। अब इस बॉक्स के अंदर मैं मार्बल्स भर देता हूँ, छोटी छोटी बॉल्स होती है मार्बल की, सबने देखी होंगी, मैंने इसके अंदर जो है वो मार्बल्स भर दिए। बिल्कुल इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर जो है वो मैंने फुटबॉल को भर दिया। अब देखो मार्बल वाले बॉक्स के अंदर जो है वो हमारे पास ज्यादा मार्बल आ जाएंगे। क्यों ज्यादा मार्बल आ जाएंगे? बिकॉज मार्बल छोटा होता है, कम स्पेस लेता है, तो इस बॉक्स के अंदर मेरे पास ज्यादा मार्बल्स आ जाएंगे, ज्यादा मास आ जाएगा मार्बल का। जबकि अगर हम फुटबॉल वाले बॉक्स में देखें तो उस यूनिट स्पेस के अंदर, क्योंकि फुटबॉल का साइज बड़ा होता है, तो वहां पे कम अमाउंट ऑफ फुटबॉल जो है वो आएंगे। तो हम डेंसिटी को कम या ज्यादा कैसे कहेंगे? वो डेंसिटी को कम और ज्यादा कहने का तरीका ये होगा कि अगर एक यूनिट स्पेस के अंदर ज्यादा मास आ रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से एक यूनिट स्पेस के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर कम अमाउंट ऑफ मास ऑक्यूपाई हो रहा है तो उसका मतलब है कि उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो कम है। एक यूनिट स्पेस में जितना ज्यादा मास आ सकेगा हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी उतनी ज्यादा है। ओके, तहसीन का आंसर आया कि मार्बल जो है वो शॉर्ट नहीं कहेंगे, स्मॉल कहेंगे। मार्बल स्मॉल है इसलिए उसका ज्यादा मास आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक मैं सब्सटेंस को नाम दे देता हूँ ए। मैंने कहा कि उसकी डेंसिटी बराबर है 200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक और दूसरा सब्सटेंस है बी, उसकी डेंसिटी हमारे पास है इट इज इक्वल टू 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो पहले वाला जो सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट स्पेस के अंदर इस सब्सटेंस के 200 किलो आ जाएंगे। जबकि जो दूसरा सब्सटेंस है डी, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी डेंसिटी कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि यूनिट स्पेस के अंदर इसके सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50 किलो आ जाएंगे। जबकि उतनी ही जगह के अंदर इस सब्सटेंस के जो है वो 200 किलो आ जाएंगे। जब ज्यादा मास आ रहा है तो इसका मतलब खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेना कि उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वाटर की जो डेंसिटी होती है इट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से अगर मैं जो है वो इसी तरह से फॉर एग्जांपल गोल्ड की डेंसिटी ले लेते हैं।
गोल्ड की डेंसिटी होती है 13,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर अगर मैं वाटर डालूंगा तो मेरे पास 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर उस बॉक्स के अंदर आ सकता है। अगर मेरे पास उसी 1 मीटर क्यूब का बॉक्स मौजूद है, उस बॉक्स के अंदर अगर मैं गोल्ड को फिल कर दूं तो मेरे पास 13,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड उस मेरे एक यूनिट बॉक्स के अंदर जो है वो आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का कम मास आ रहा है बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है, और गोल्ड का जो है वो ज्यादा मास आ रहा है बिकॉज उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। सो डेंसिटी की मदद से जो है वो हम किसी भी सब्सटेंस को लाइटर और हेवियर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको हम हेवियर सब्सटेंस कहेंगे, जिसकी डेंसिटी कम है उसको जो है वो हम लाइटर सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ डेंसिटी का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, यहीं पे अगर मैं इसका यूनिट भी डिस्क्राइब कर दूं कि मास जिसका यूनिट किलोग्राम होता है और वॉल्यूम जिसका यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ मास और वॉल्यूम को, तो मेरे पास जो डेंसिटी का एसआई यूनिट आएगा, the SI unit of density will be equal to किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो क्वांटिटी है हमारी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज उसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। यहां तक बात समझ आ गई? ओके, सो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर किसको करें? सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को। अब देखो मैंने ज्यादा डेंसिटी का मतलब क्या बताया? कोई सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब है कि उसके पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, और करीब करीब होने की वजह से स्पेसिफिक स्पेस के अंदर जो है वो ज्यादा मास ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जबकि गैसेस को देखें तो गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर होते हैं, तो वो एक यूनिट स्पेस के अंदर जो है वो कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो उस गैस का आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई सॉलिड को डाल दूं तो सॉलिड का इसमें ज्यादा मास आएगा। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर जो है वो लिक्विड को डाल दूंगा तो लिक्विड का कम मास आएगा इसके अंदर। जबकि अगर हम गैस को देखें तो गैस का जो मास है वो और भी कम आएगा बिकॉज गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर मेरे पास गैस के कम पार्टिकल्स आएंगे, और सॉलिड के पार्टिकल्स चूंकि बहुत करीब करीब होते हैं इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो बाकी दोनों स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ डेंसिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ तो सॉलिड की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से ज्यादा होती है, ये मैंने ग्रेटर का साइन बनाया है। इसी तरह से लिक्विड और गैस को कंपेयर करें तो लिक्विड और गैस के कंपैरेटिवली जो है वो लिक्विड की डेंसिटी गैस के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? बेटा सब बच्चों को क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसकी असाइनमेंट की तरफ कि असाइनमेंट में जो है वो हमें क्या पूछा गया है, उस असाइनमेंट को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक और चीज जो है वो डिस्क्राइब करना बाकी थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल के आंसर जो है वो हमने नहीं किए थे, तो पहले जल्दी से जो है वो हम उन सवालों को देख लेते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पहले जो है वो हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, सो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं हम उसको देख लें। तो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है। तमाम प्राइमरी क्लासेस के अंदर जो है वो पॉइंट्स हमने पढ़े थे कि इट हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स का जो शेप है और वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स्ड होता है।
जबकि लिक्विड को अगर हम देखें तो इसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। लिक्विड को हमें पता है जिस कंटेनर को जो है के अंदर हम पुट करेंगे उसकी जो शेप जो है वो उसके मुताबिक हो जाती है, बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। इसी तरह से अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, सो अगर हम सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस की बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं और उसका रीजन ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सॉलिड के अंदर है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लिक्विड को देखें तो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब होते हैं, molecules are close to each other, but forces, intermolecular forces are weaker than solid। यहाँ जो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सॉलिड के मुकाबले में जो है बहुत कम होती है। अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर वेरी फार अपार्ट, बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से गैसेस के मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर हम मोशन को देखें तो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर इन वाइब्रेटरी मोशन। मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। यहाँ लिक्विड के अंदर भी जो है वो मॉलिक्यूल्स को देखें तो मॉलिक्यूल्स आर इन वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन के साथ साथ वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड भी करते हैं, स्लाइड ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड भी करते हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखें गैसेस के अंदर तो मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। यहाँ जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो रैंडम होता है, रैंडम मोशन के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो है वो बताए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिसको और बहुत दूसरे और डिफरेंसेस भी याद हो या समझ आ रहे हो तो अपनी असाइनमेंट के अंदर, कॉपी के अंदर जो है वो इससे ज्यादा भी डिफरेंसेस जो है वो लिख सकते हैं। ओके, सो हमारे पास थोड़ा सा टाइम और रहता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी हमें आगे क्या पूछा है। व्हाट इज मेंट बाय फ्लूइड? फ्लूइड का क्या मतलब होता है? मैंने लेक्चर के अंदर भी इस बात को एक्सप्लेन किया है। कोई एक बच्चा जो मुझे फ्लूइड की डेफिनेशन बता दे चैट बॉक्स के अंदर, बेटा जल्दी से मुझे फ्लूइड की डेफिनेशन बता दो कि फ्लूइड का क्या मतलब होता है। वेट कर रहा हूं बेटा मैं चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से मुझे रिवाइज कर दो फ्लूइड का मतलब क्या है। टाइम हमारे पास कम है। ओके, हसीब ने कहा है कि लिक्विड सब्सटेंस को जो है वो फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको जल्दी से समझा देता हूं फ्लूइड का मतलब। और कोई बच्चा जो फ्लूइड का आंसर करे मुझे। सिर्फ हसीब ने जवाब दिया है बेटा हमारे पास टाइम कम है। ओके, सो मैं समझा देता हूं फ्लूइड का मतलब। फ्लूइड एक वर्ड है जो कि निकला है फ्लो से, ये याद रखना, फ्लो। अगर हम सॉलिड को देखें, लाइक लेट्स सपोज दिस इज सॉलिड, तो क्या ये फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता फ्लो, इसका मतलब दिस इज नॉट फ्लूइड। अगर मैं लिक्विड को ले लूं, लिक्विड को प्लेस करूं तो लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकते हैं। गैसेस को अगर हम देखें तो गैसेस आसानी से फ्लो कर सकती हैं। तो दी सब्सटेंसेस, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं, दी सब्सटेंसेस दैट कैन इजीली फ्लो, वो सब्सटेंस जो कि आसानी से फ्लो हो सकते हैं उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। और इस फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास दोनों आ जाते हैं, दैट वी हैव लिक्विड्स
एज वेल एज गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस ये दोनों को जो है वो हम कंबाइंड तौर पे जो है वो फ्लूइड्स कहते हैं। सो पोस्टल बॉयज ने मुझे 9th साइंस में आंसर किया है, मुस्तबा ने आंसर किया है। बेटा आंसर सही है, साथ साथ मैंने भी यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर दिया। ओके, सो यहाँ पे एक और सवाल मौजूद है, व्हाट हैपेंस टू द गैसेस व्हेन दे आर हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास जो है वो गैस मौजूद है और गैस को मैं यहाँ से अगर हीट करता हूँ, सो हीट करने से क्या होगा? हीट करने से सबसे पहला स्टेप देखते हैं। हीट करने से मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस है इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। देन उसके बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर गैस के मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहे हैं तो हीट करने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल और ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं। तेजी से मूव करने से क्या होता है? कोलिजन होता है। मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। टकराने से क्या होता है? कल मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो सारे अलग हो जाते हैं, और तमाम न्यूक्लियस और तमाम इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा मिक्सचर है उस मिक्सचर को वी कॉल प्लाज्मा। जिस तरह सॉलिड को हीट करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड्स को हीट करने से वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब हम गैसेस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं, सो दीज गैस मॉलिक्यूल्स जिसके तमाम इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी प्लाज्मिक स्टेट के अंदर। जी रजा, असाइनमेंट का सारा काम जो है वो कॉपी के अंदर करना है। सारे लाइन वाइज असाइनमेंट होंगे 1 से लेके 11 तक, सारा लाइन से इसी तरह से काम करना है। ओके, सो 1 मिनट और है तो हम जो है वो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। डिस्क्राइब द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये हमने डिफाइन कर लिया था। ये भी मैंने डिफाइन कर दिया कि वाइट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मैटर। सो यहाँ पे जो है वो मैं इसको डिफाइन कर दूं, डिफाइन द टर्म डेंसिटी। तो मैंने अभी प्रीवियस बोर्ड के ऊपर इसको डिफाइन भी किया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसी तरह से मैंने एक और इसकी डेफिनेशन भी बताई थी, मास occupied in a unit volume is known as density। इसको भी जो है वो हम डेंसिटी कहते हैं। अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। जिस सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा उस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम ज्यादा होगा डेंसिटी जो है वो उसकी कम हो जाएगी। मास के साथ डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के साथ जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लूइड का बेटा मतलब मैंने बताया कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो, तो सॉलिड भी लिक्विड भी फ्लो कर सकती हैं, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। तो लिक्विड और गैसेस दोनों को हम जो है वो कंबाइंड तौर पे जो है वो फ्लूइड्स कहते हैं। तहसीन तुम्हारा आंसर है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है तुमने। कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैंने तीनों की डेंसिटीज के अंदर कंपैरिजन बता दिया कि लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की डेंसिटी जो है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है और गैसेस की जो डेंसिटी है इन सब में सबसे कम होती है। साथ साथ ये भी कहा है कि ऑल्सो एक्सप्लेन दैट व्हाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर कांस्टेंट व्हाइल द डेंसिटी ऑफ द गैस इज नॉट कांस्टेंट। कि अगर हम सॉलिड की डेंसिटी देखें, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दोनों डेंसिटीज जो है वो हमेशा सब्सटेंस की कांस्टेंट होती है। चाहे कोई भी सॉलिड हो कोई भी लिक्विड हो, उसकी डेंसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है जब तक उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। जबकि जो गैसेस की डेंसिटी है इज नॉट कांस्टेंट।
गैसेस की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। रीजन इसका ये है कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम इज नॉट फिक्स। गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक गैस को मैंने इस कंटेनर में रखा है तो भी इसमें आ जाएगी, अगर मैं कंटेनर बड़ा कर दूं तब भी ये इतनी अमाउंट ऑफ गैस इस पूरे कंटेनर के अंदर भी आ जाएगी। इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो गैस का फिक्स नहीं है। इसी वजह से सॉलिड की और लिक्विड की डेंसिटीज हमेशा कांस्टेंट होती है, जबकि गैसेस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। और रीजन मैंने इसका बता दिया, बिकॉज ये जो वॉल्यूम है इसका वो कांस्टेंट नहीं होता। ओके, सो यहाँ हमारा टाइम भी एंड होने वाला है, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास को जो है वो एंड करते हैं। इस क्लास की